नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सीडीपी की क्लास में। जो क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन हैं जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे ये प्रीवियस ईयर के हैं 2021 वाले। जो 2021 दिसंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्रश्न पत्र पूछा गया था, वो वाले क्वेश्चन हैं ये। तो सीडीपी की तरफ चलते हैं। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? ए कह रहा है अनिरंतरता को, या रैखिकता को, या एकरूपता को, या पृथकता को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पृथकता को। तो फास्ट रिवीजन होने वाला है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर को हम हल करते हैं। क्वेश्चन 2, कथन ए बच्चों और बचपन के बारे में समयायीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलकता विविधता है। यानी कि हम दावा नहीं कर सकते, किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तर्क कह रहा है आर, बचपन एक सामाजिक संस्कृति कल्पना है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। और बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। और सी सही है लेकिन आर गलत है। और डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं। कैसे? सही हैं। वो किस प्रकार सही हैं? ए कह रहा है बच्चों और बचपन के बारे में सामाजिक दावा करना ठीक नहीं है। ठीक, सामाजिक दावा ठीक नहीं है, ये सही बात है। और इसी की तर्क दे रहा है आर, बचपन एक सामाजिक संस्कृति कल्पना है। तो ये दोनों आंसर ये सही हैं, ए और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजीकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या है? ए, बच्चे के संभाव गुण अंतर्निहित शक्तियों आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। या बी, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढला जा सकता है। या सी, बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उससे न तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और न ही परिवेश की। ये तो बिल्कुल गलत है। और डी, बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। ये आंसर बिल्कुल राइट है। तो डी है इसका राइट आंसर। क्या है? बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों के जटिल पारस्परिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। ए, मूर्ति यानी ए है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी गामक। या बी, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त क्रियात्मक या औपचारिक क्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? कौन सा सिद्धांत है जो पियाजे की आलोचना करता है? पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, ए कह रहा है। बी, पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। या सी, पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। बिल्कुल माना था ये तो। डी, पियाजे के विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलर वर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन ब्राह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर से नियंत्रित होता है? पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक या नैतिक संबंधवाद। तो इसका जो लॉरेंस कोहलर वर्ग का है जो सिद्धांत वो पूर्व पारंपरिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु ने कौन सी प्रवृत्तियों को प्रकृति जन्मजात होता है, यानी जन्मजात होती है। पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है? क्या अनुकूलन, स्कीमा या मानचित्र या प्रक्रियाशीलता? तो पियाजे ने स्कीमा पे बहुत ही जोर दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? इस क्षेत्र के बीच में क्या होता है? ए कह रहा है जो कि बच्चा जानता है और उससे जानने का सामर्थ्य है। बी जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। या सी जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। या डी जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, वह किसका उदाहरण है? संरचनावाद का, सामाजिक संरचनावाद का, या अवलोकनवाद का, या डी मानवतावादी का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सामाजिक संरचनावादी का। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत ला सकें, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधन का प्रावधान होना चाहिए, या लचीलता समूहीकरण होना चाहिए, या तीसरा पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, या चौथा छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, या पांचवा एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन होना चाहिए। तो बताइएगा आप क्या होना चाहिए? ए भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना जरूरी है और लचीलापन भी जरूरी होता है और छात्रों की सक्रिय सहभागिता भी जरूरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हावर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करती है। या बी बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। या सी बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक होता आधार है। या डी बुद्धि एक संरचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए? अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। या बी प्रत्येक पाठ्य के कार्य का विश्लेषण करना, प्रत्येक पाठ के कार्य का विश्लेषण और उनके अवबोधन में अंतर ज्ञात करना चाहिए। या सी किसी मूल्यांकन परीक्षण में केवल हाँ ना के प्रश्नों उत्तर देने चाहिए। या डी बच्चे की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा? प्रत्येक पाठ के कार्य का विश्लेषण करना और
उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्री 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रभावित करती है? ए, योगात्मक आकलन का, या बी, यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन का, या सी, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, या डी, स्वतः आकलन और स्व आकलन और समूह आकलन का समावेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि में आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करके तब उन्हें प्रोत्साहित करना, या बी, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए, या सी, विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें, या डी, वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने को कहना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि कक्षा में सम्मान मिलना चाहिए उनकी मातृभाषा को और उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और ये इसका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देती है? ए, लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके, या बी, लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवंशिक रूप से तैयार हैं, या सी, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेंगी व लड़के भाषा में, या डी, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करे, या बी, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति के परिचय करवाना चाहिए, या सी, उनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव न डाल पाएँ, या डी, इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। तर्क आर है, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित है या उन्हें विकार है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, या बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, या सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, या डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थियों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं के लिए क्या शिक्षा स्तर प्रावधान करने चाहिए? ए, बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या बी,
मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिलें, या सी बहुत से उद्देश्य प्रदर्शन देने चाहिए, या डी ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उसे मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने की अवसर मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है कि सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा सांस्कृतिक उपयुक्त है? ए सख्त पाठचर्या का पालन करना, या बी विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना, या सी मानकीकृत आकलन निश्चित करना, या डी त्रुटियों और गलतियों के लिए सहनशीलता रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों को अपनाना, नई नई जो पद्धति हैं उनको अपना करके बच्चों को शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसी की जा सकती है? ए चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तत्परता द्वारा, या बी किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, या डी मौलिक सोच द्वारा, या चौथा है बहुत संसाधनों की क्षमता द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक तो ए सही हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए, और तीसरा हो जाएगा मौलिक सोच द्वारा, और हो जाएगा चौथा बहुसामाजिक संसाधनों की क्षमता द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? ए विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, या बी अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टॉक देना, या सी अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, या डी विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ए हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। बी नहीं, सहज ज्ञान केवल कल्पना है और उसे अलग ही रहना चाहिए, ये गलत है। हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देने चाहिए, तुरंत ही बता देने चाहिए, नहीं। या डी नहीं, सहज ज्ञान चिंतन व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला। कथन ए दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ता में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देता है। उत्तर कह रहा है आर है। अधिगमकर्ता उन्हें दी गई सामग्रियों विकल्प क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। या बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। या सी ए सही है लेकिन आर गलत है। या डी ए और आर दोनों गलत हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों ही सही हैं, ए और आर भी उसकी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे डेस्क तरीके से सीखते हैं और डेस्क तरीके से नहीं सीखते हैं। वर्तुलाकार या रेखीय। बी एक रेखीय वर्तुलाकार। या सी यंत्रतावादी या संरचनावादी। या डी निर्देशात्मक या संरचनावादी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की अपेक्षा करनी चाहिए, या बी संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए, या सी यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे प्रभावित करते हैं, या डी यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के सामर्थ्य शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डेस्क के स्थान पर डेस्क प्रेरित करना चाहिए। अवबोधन या उपलब्धि या उद्देश्य, या सी असफलता न होने देने या असफलता स्वीकार करना, या डी असफलता स्वीकारना तथा असफलता न होना देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अवबोधन उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? विद्यार्थियों के अन्य समकक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता है, या बी विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी ईमान पर निर्भर है, या डी वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की क्षमता है, या डी विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। कलन विधि कैसी होती है? मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना, या स्वानुभविक एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदाक्रम विधि, या तुल्य रूपता एक समस्या को उपलब्धताओं में विभाजित करना और फिर उन्हें उपलक्ष्य को हल करना, या डी उपाय अंत विश्लेषण सही उत्तर प्राप्त करना की एक सामान्य नीति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, या बी कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, या सी रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, या डी उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान ए शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है, या बी विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है, या सी शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा संरचित होता है, या डी केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा निश्चित व निर्धारित होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दोनों की मदद से शिक्षक कार्य किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।